खबर जम्मू कश्मीर के रामगढ़ से आ रही है, जहां पर सीमा पार से आए एक घुसपैठिए को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी मिल रही है, बॉर्डर क्रॉस करके घुसपैठिया अंदर घुसाया था और सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर की ये घटना बताई जा रही है। हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उस इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन जुड़ गए हमारे साथ। पवन, क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर? देखिए पूजा, आज दो खबर हुई है बीएसएफ की जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। अरनिया सेक्टर में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया जो है वो मारा गया है और रामगढ़ सेक्टर में एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को बीएसएफ के जवानों ने पकड़ा है। सीमा पार से जो लगातार कोशिश की जा रही थी इस इलाके में कि घुसपैठ की जाए और उसी घुसपैठ के चलते बीएसएफ जो थी वो अलर्ट थी और दो इंसिडेंट आज सुबह हुए हैं, जिसमें रामगढ़ सेक्टर में एक घुसपैठिया पकड़ा गया है जिसपे अलग अलग एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, जबकि दूसरा घुसपैठिया जो अरनिया सेक्टर में वो मारा गया था। लेकिन रामगढ़ के इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और जो पकड़ा गया घुसपैठिया है उससे पूछताछ की जा रही है वो किस मंसूबे से इस इलाके में आया था। माना जा रहा है कि वो गाइड भी हो सकता है जो आतंकियों को लेकर आया हो और पूरे इलाके की रैकी कर रहा हो, लेकिन बीएसएफ के जवान अलर्ट थे और उन्होंने आज सुबह उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर पवन बता रहे हैं। जाहिर तौर पर बीएसएफ की ये बड़ी कार्रवाई है, एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर एक इलाके में तो एक घुसपैठिए को मार गिराया गया है, जबकि दूसरे इलाके में एक घुसपैठिए को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके जवान रूस के टैंकों पर कहर बरपाते नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने खैरसोन में रूस के ठिकानों को अपना निशाना बनाया और उसके टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया। यूक्रेन के एक ही वार में जोरदार धमाके के साथ रूस के टैंक आग का गोला बन गए। दावा है कि रूस के सैनिक वहां मोर्चा संभाले बैठे थे, जिसकी जानकारी जेलेंस्की की फौज के हाथ लग गई। फिर क्या था, वो उनका नामो निशान मिटाने पहुंच गई। पहले तो उन्होंने घने पेड़ों की आड़ में अपने ट्रक को खड़ा किया, फिर रूस के टैंकों को एक एक कर उड़ाना शुरू कर दिया। यूक्रेन के सैनिकों ने इतनी तेजी और सफाई से हमले को अंजाम दिया कि रूस के सैनिकों को पलटवार का मौका तक नहीं मिला। उनके टैंक एक ही झटके में कबाड़ बन गए। दावा है कि इस हमले में यूक्रेन ने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया। खबर है कि ताइवान पर हमले के लिए चीन ने नया प्लान तैयार कर लिया है। मतलब ये कि ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने की कोशिश में जुटा चीन जल्द ही कुछ ऐसा कर सकता है जिसे दुनिया देखती रह जाएगी और ताइवान का अस्तित्व मिटते देर नहीं लगेगी। बताया जा रहा है कि चीन ने ताइवान पर हमले की तैयारी तेज कर दी है और इसके लिए शी जिनपिंग ने दो नए आर्मी जनरल नियुक्त किए हैं। इन दोनों अफसरों की नियुक्ति को सीधे तौर पर इस तरह से देखा जा रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब चीन के ताइवान पर हमले की खबर दुनिया को थर्रा कर रख देगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन दोनों आर्मी जनरलों के पास युद्ध की प्लानिंग से जुड़ा काफी अच्छा अनुभव है। खबर है कि ये दोनों अफसर एक हफ्ते पहले अपना पद संभाल भी चुके हैं और वो बेहद जोर शोर से ताइवान पर कब्जे के प्लान को शी के साथ मिलकर तैयार कर रहे हैं। इसके लिए शी जिनपिंग के साथ उन दोनों के लगातार बैठकें करने की भी खबरें हैं, जिनमें इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि चीन के लिए जंग छेड़ने का मतलब सिर्फ जीत ही होना चाहिए। यही वजह है कि चीन ने अपनी सेना में WL-3 ड्रोन को शामिल किया, जो 10,000 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन पर मार कर सकता है और एक बार में 40 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। जिसके बाद से ही ये खबरें आने लगी कि चीन ने अपने सपने को पूरा करने के लिए एक बार फिर जंग की तैयारी तेज कर दी है, क्योंकि चीन की कोशिश है कि ताइवान उसके खतरनाक हथियारों के डर से पहले ही हार मान ले, जिससे वो बिना जंग लड़े ही उस पर कब्जा कर सके। लेकिन हर बार ताइवान ने चीन को करारा जवाब देने में देर नहीं की, क्योंकि चीन जैसे ताकतवर देश से भिड़ने में वो अकेला नहीं है, उसे अमेरिका का पूरा साथ मिल रहा है, जिसने कसम खाई है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो वो उसे मुंहतोड़ जवाब देगा। यानी चीन हमला तो ताइवान पर करेगा, लेकिन उसे जंग सीधा अमेरिका से लड़नी होगी। वो अमेरिका जो हथियारों और मिसाइलों के मामलों में चीन से कहीं आगे है। लेकिन इसके बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता दिख रहा। उसकी वजह से दोनों देशों के बीच मौजूद ताइवान स्ट्रेट में तनाव का माहौल बना हुआ है। ऐसे में चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए इस महीने की शुरुआत में क्वाड में शामिल देशों अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ने समंदर में युद्ध का अभ्यास किया था। ईस्ट चाइना सी के पास जापान के योकोसुका में इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए क्वाड देशों ने चीन को चेतावनी दी और ये समझा दिया कि अगर उसने समंदर को अपनी जागीर समझने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। बिहार के बेगूसराय से रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक लड़के को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। लड़के की पिटाई का ये वीडियो वायरल हो गया है।
वीडियो में दिखा कि एक लड़के को चारपाई पर बिठाया गया। इस दौरान उसके हाथ और पैर बांध दिए गए, जिसके बाद उसे पीटा जाता रहा। इस वीडियो में आदमियों के साथ साथ औरतें भी नजर आईं, जो लड़के को पीट रही थी। थोड़ी देर बाद उस लड़के को उठाकर जमीन पर बिठा दिया गया और फिर उसे पीटा गया। बताया गया कि लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था। इस दौरान लड़की के घर वालों ने उसे बंधक बना लिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के साथ साथ उसके 2 दोस्तों को भी हिरासत में ले लिया है, जिनके पास से बंदूक भी बरामद हुई है। बताया गया कि आरोपी का नाम सुशील कुमार है और वो गांव में ही डॉक्टर है। आरोपी की पिटाई का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उधर खबर है कि यूक्रेन की सेना पर कहर बरपाने के लिए ईरान के शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन रूस में ही तैयार किए जाएंगे। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ड्रोन को बनाने के लिए ईरान और रूस के बीच डील भी हो चुकी है। मतलब ये कि यूक्रेन के शहरों को खंडहर में तब्दील करने के लिए रूस बड़ी प्लानिंग कर रहा है। हालांकि इस घातक ड्रोन से पहले भी कई बार रूसी सेना यूक्रेन के शहरों में तबाही मचा चुकी है। 10 अक्टूबर को शाहिद 136 ड्रोन से हमला कर रूस ने कीव समेत कई शहरों को दहला दिया था। ईरान के इस हथियार से पुतिन की सेना ने आसमान से इतनी मिसाइलें गिराई थी कि पूरा यूक्रेन कांप गया था। मिसाइलों की मार से बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई थी। शहर की सड़कों पर आग के गोले उठते दिखे थे। रूस का दावा है कि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन के आगे पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम तक फेल हो गए थे, जिन्हें यूक्रेन ने कीव की सुरक्षा के लिए तैनात किया था। और अब पश्चिमी मीडिया का कहना है कि यूक्रेन की सेना को धूल में मिलाने के लिए रूस ईरान के इस घातक हथियार को अपने यहाँ बनाने की तैयारी कर चुका है। और अगर इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो ये ज़ेलेंस्की के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ईरान के इस ड्रोन की ताकत के आगे पश्चिमी देशों से मिले बड़े से बड़े हथियार भी फेल हैं, जिसे रूस अब तक ईरान से मंगवा रहा था। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि ईरान की मदद से शाहिद 136 ड्रोन रूस में ही तैयार किए जाएंगे, जो यूक्रेन के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है, क्योंकि ये ताकतवर ड्रोन बम से लेकर मिसाइल तक दाग सकता है। और तो और ये दुश्मन के ठिकानों पर खुद भी एक बम की तरह फटता है। इसकी इन्हीं खूबियों को देखकर रूस ने बड़ी संख्या में ईरान से इसे खरीदने की डील की थी। लेकिन अब पुतिन इसे रूस में ही बनाने के लिए कमर कस चुके हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक नवंबर के पहले हफ्ते में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि रूस में ईरान की मदद से सैकड़ों शाहिद 136 ड्रोन तैयार किए जाएंगे। और इसके लिए ईरान से ड्रोन की तकनीक रूस पहुंचाई जा रही है। यह भी दावा किया जा रहा है कि 1 महीने के अंदर ही रूस में शाहिद 136 ड्रोन का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद इस आत्मघाती ड्रोन से रूसी सेना यूक्रेन के शहरों में तबाही मचा देगी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अगस्त से नवंबर के पहले हफ्ते तक रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 400 से ज्यादा शाहिद 136 ड्रोन तैनात किए थे। 8 अक्टूबर को क्राइमिया के कर्ज ब्रिज पर हुए हमले के बाद रूस ने इसी ड्रोन से कीव पर 60 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी। यही नहीं, पुतिन की सेना ने इस ड्रोन से मिसाइलें दागकर यूक्रेन के कई पावर प्लांटों को भी तबाह कर दिया। पश्चिमी मीडिया का यह तक कहना है कि ईरान रूस को यूक्रेन की जंग जीतने के लिए शाहिद 136 ड्रोन बनाने में मदद कर रहा है, जबकि रूस इसके बदले में ईरान को परमाणु बम बनाने की तकनीक दे रहा है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे गांव वालों का प्रदर्शन बवाल में तब्दील हो गया। इस दौरान आरोप है कि गांव वालों ने कई गाड़ियों को निशाना बनाया तो वहीं जमकर उत्पात किया। वीडियो में एक लड़का गाड़ी पर पथराव करता दिखा तो वहीं कई लोग गाड़ियों में तोड़फोड़ की कोशिश करते नजर आए। इस दौरान लोगों का हुजूम सड़क पर उत्पात करता हुआ दिखा। वहीं जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, मौके पर पहुंची पुलिस ने उत्पातियों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद विरोध बढ़ता गया और सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया। यही नहीं, आरोप है कि प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस वालों पर भी पथराव किया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। इस प्रदर्शन में आदमियों के साथ साथ औरतें भी नजर आईं, जो पुलिस वालों के सामने ही हंगामा कर रही थीं। इस दौरान गुस्साए लोगों ने न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि गाड़ियों को भी पलट दिया, जिसे सुरक्षा बल के जवानों ने सीधा किया। बताया गया कि गरियाबंद जिले के धुरवागुड़ी गांव में धान खरीदी केंद्र खुलवाने की मांग को लेकर गांव वाले नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे थे और जब पुलिस हाईवे खाली करवाने पहुंची तो प्रदर्शन बवाल में तब्दील हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। इधर आर्कटिक में अब नई जंग का मोर्चा तैयार होता दिख रहा है। खबर है कि आर्कटिक में नॉर्वे और रूस के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा और आर्कटिक में कच्चे तेल और नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार है, जिस पर दशकों से रूस की नजर है। और माना जा रहा है कि अब रूस ताकत के दम पर आर्कटिक पर कब्जा करने की कोशिश में लगा है। नॉर्वे का आरोप है कि आर्कटिक में उसके कब्जे वाले कुछ टापुओं के पास रूस की फौज की हलचल देखी जा रही है। यहाँ तक कि वहां पहुंचने वाली फाइबर ऑप्टिक तारें भी काटी गई हैं, जिनके जरिए इंटरनेट पहुंच सकता है। सबसे ताजा विवाद स्वालबर्ड नाम के एक टापू से जुड़ा है। इस टापू पर नॉर्वे का एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, जहां से आर्कटिक में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। तारें काटे जाने की घटना पहली बार नहीं हुई है, बल्कि आर्कटिक में इस तरह की शरारत पिछले 2 साल में 5वीं बार होने की खबर है। इससे पहले नॉर्वे से ब्रिटेन तक पहुंचने वाली गैस पाइपलाइन पर भी बड़ा खतरा बताया गया था। हालांकि गैस पाइपलाइन अब तक सुरक्षित है, जबकि खुलकर नॉर्वे ने तारें काटे जाने की घटना में भी रूस का नाम नहीं लिया।
लेकिन यह जरूर कहा कि यह काम रूस की फौज आसानी से कर सकती है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ना तय है। लेकिन इस तनाव का बढ़ना पूरे यूरोप में हड़कंप की वजह है, क्योंकि नॉर्वे नेटो का सदस्य है। अगर नॉर्वे पर मुसीबत आई तो रूस का मुकाबला नेटो से होगा। तकरीबन पूरा यूरोप जंग में शामिल हो जाएगा, यानी नौबत विश्व युद्ध तक की आ जाएगी। आर्कटिक में रूस की ताकत का बढ़ना हमेशा से अमेरिका के लिए खतरे की घंटी रहा है। अगर आर्कटिक में दबे तेल और गैस पर रूस का कब्जा हो गया तो रूस के हाथ बहुत बड़ी ताकत आ जाएगी। इसीलिए अमेरिका हमेशा से फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों की मदद करता रहा है। आर्कटिक में इन देशों के रिसर्च से जुड़े प्रोजेक्ट में अमेरिका भी भारी निवेश करता रहा है। मतलब ये कि आर्कटिक में होने वाली किसी भी हलचल से अमेरिका अलग नहीं है। यही वजह है कि आर्कटिक में रूस की बढ़ती ताकत जंग की वजह बन सकती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मोटरसाइकिल की चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। वीडियो में सफेद रंग की शर्ट पहना हुआ आदमी दिखा, जिसने चेहरे को रुमाल से ढक रखा था। वो आराम से एक मोटरसाइकिल के पास पहुंचा और फिर उस पर बैठ गया, मानो जैसे ये मोटरसाइकिल उसी की हो। इसके बाद फिर से वो अपना चेहरा ढकने के लिए रुमाल को ठीक करता दिखा, लेकिन इस बार रुमाल ने उसे धोखा दे दिया और उसके चेहरे से रुमाल खिसक गया। लेकिन फिर भी वो लगातार अपना चेहरा ढकने की कोशिश करता रहा, जिससे कोई उसे पहचान ना सके, और फिर मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया और वहाँ से चला गया। मोटरसाइकिल चोरी की ये वारदात वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है और अब पुलिस चोरी करने वाले आदमी की तलाश में जुटी है। बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर 2 दिन से चल रही गोलीबारी थमने का नाम नहीं ले रही। दोनों देशों के बीच जंग छिड़ती दिख रही है। सीमा विवाद की वजह से पिछले करीब 15 दिनों से हालात तनावपूर्ण बने हुए थे और अचानक वो तनाव गोलीबारी में बदल गया। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। रुक रुक कर पिछले 2 दिन से गोलीबारी हो रही है, जिसमें कई लोग जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान का एक सैनिक ढेर होने की भी खबर है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर खूनी संग्राम छिड़ा हुआ है। दोनों देशों के बीच आर पार की जंग के हालात दिखने लगे हैं। बॉर्डर से जुड़े विवाद पर इस बार कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है। माहौल ऐसा है कि जैसे जंग से ही बॉर्डर तय किया जाएगा। कुछ महीनों पहले पाकिस्तान और तालिबान एक ही सिक्के के 2 पहलू हुआ करते थे। यहाँ तक कि नीति इस्लामाबाद में बनती थी और दांव काबुल से चला जाता था। हकीकत तो यह है कि तालिबान के हाथ में सत्ता की बागडोर भी पाकिस्तान की ही मदद से आई, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे दिख रहे हैं। और यह बदलाव अचानक नहीं हुआ। पिछले 6 महीने से तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों में दरार दिख रही थी, लेकिन ड्यूरेंट लाइन का विवाद छिड़ते ही दोनों तरफ से जंग का माहौल बन गया। जबकि ये वो विवाद है जिसके निपटने की उम्मीद 1.5 साल से लगाई जा रही थी। तालिबान के हाथ में सत्ता आते ही पाकिस्तान ने सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश तेज कर दी थी, लेकिन पिछले 15 दिन में ऐसा कई बार हुआ जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेनाएं आमने सामने आ गईं। झड़प की खबरों के बीच तालिबान के लड़ाके भी बॉर्डर पर पहुंच गए थे। तालिबान के लड़ाके बॉर्डर पर लगी फेंसिंग को उखाड़ते हुए भी देखे गए थे। तालिबान किसी भी कीमत पर ड्यूरेंट लाइन को मानने पर राजी नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। इसीलिए जब अफगानिस्तान की तरफ से फेंसिंग हटाई जानी शुरू हुई तो नौबत जंग की आ गई। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें अब तक दोनों तरफ से कई लोगों को गोली लग चुकी है। इसीलिए अब ड्यूरेंट लाइन का विवाद जंग से सुलझने के आसार बनते दिख रहे हैं। बॉर्डर से जुड़े 129 साल पुराने इस विवाद की वजह से अब जंग होती दिखने लगी है। 1893 में ड्यूरेंट लाइन खींची गई थी। उस वक्त तक भारत आजाद नहीं हुआ था और न ही पाकिस्तान बना था। ये बॉर्डर उस वक्त ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान को बांटने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब जब ये लकीर खींची गई तभी से विवाद शुरू हो गया था। माना जाता है कि ये लकीर पश्तून यानी पठान समुदाय की आबादी के ठीक बीच से गुजरती। लोगों का आरोप है कि इस लकीर की वजह से उनके समुदाय के आधे लोग पाकिस्तान में और आधे अफगानिस्तान में चले गए। मतलब ये कि एक ही समुदाय के लोग इस लकीर की वजह से 2 मुल्कों में बढ़ गए। इसलिए बॉर्डर बनने के बाद भी दशकों तक लोगों का आना जाना बिना किसी रोक टोक के होता रहा, लेकिन पाकिस्तान इस विवाद को सुलझाने पर अड़ा है। पिछले 4 साल से इस लकीर पर फेंसिंग लगाने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद इस बॉर्डर को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने का रास्ता साफ हो सके। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है वहां बसे पठान समुदाय की आबादी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और उत्तरी बलूचिस्तान में पठान समुदाय की बहुत बड़ी आबादी है। पाकिस्तान की कुल आबादी में पठान समुदाय का हिस्सा 18% है, जबकि अफगानिस्तान की आबादी में पठान समुदाय करीब 40% से भी ज्यादा है। इसीलिए इस विवाद को कोई सरकार अकेले नहीं सुलझा सकती। यही वजह है कि फेंसिंग लगाने की पाकिस्तान की जिद अब जंग की वजह बन रही है। ऊपर से तालिबान भी पाकिस्तान पर भड़के हुए हैं। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान की अमेरिका से नजदीकी तालिबान को खटक रही है। खासतौर पर अल जवाहिरी की हत्या के बाद से पाकिस्तान निशाने पर है। अमेरिका ने अल जवाहिरी की हत्या करने में पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था। तालिबान और पाकिस्तान के बीच तभी से शीत युद्ध चल रहा था और यही शीत युद्ध अब आर पार की जंग में बदलता दिख रहा है।
बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। श्रद्धा के पिता और भाई का बयान भी दर्ज किया गया है। मकान मालिक और डॉक्टर के बयान भी इस मामले में लिए गए हैं। कुल 11 लोगों के बयान अभी तक दर्ज किए गए हैं। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट का। दीपक, 11 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं और क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? देखिए, काफी महत्वपूर्ण है जितने भी बयानों को इस वक्त दिल्ली पुलिस लिस्टेड कर रही है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनमें जो आफ्ताब से जुड़े हुए लोग हैं या फिर श्रद्धा के माता पिता और उनके भाई, ये इन लोगों का स्टेटमेंट इस पूरे केस में काफी महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा उन डॉक्टर्स के भी स्टेटमेंट लिए गए हैं जिनमें से जिन लोगों ने इलाज किया था, चाहे वो श्रद्धा के साथ मारपीट के बाद उनका इलाज किया गया हो या फिर आफ्ताब का उस वारदात के दौरान उंगली कट जाना। तो ऐसे महत्वपूर्ण केसेस में हर एक स्टेटमेंट को जरूरी मानते हुए दिल्ली पुलिस जो है लगातार स्टेटमेंट कर रही है। ये माना जा रहा है कि अभी 4 से 5 लोगों को स्टेटमेंट और हो जाने हैं। तो कुल मिला के ये कहा जाएगा कि इन स्टेटमेंट को मिलाने के बाद फिर उनसे जो कुछ जानकारियां जुटकर आएंगी, जो एक दूसरे से क्रॉस चेक करवाया जाएगा, तो उसके बाद ये महत्वपूर्ण इस केस में मानी जा रही हैं। तो कुल मिला के ये कहा जाएगा कि आज भी दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो इस पूरे मामले में कई लोगों के बयान दर्ज करेगी। लेकिन हालांकि पुलिस की तरफ से कुछ ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है कि किस किस के वो बयान लेंगे, लेकिन इस केस से जुड़े हुए हर किसी शख्स के वो बयान ले रही है। बिल्कुल, तो कुल 11 लोगों के बयान अभी दर्ज किए गए हैं जो इस केस में काफी अहम साबित हो सकते हैं। इधर आर्कटिक में अब नई जंग का मोर्चा तैयार होता दिख रहा है। खबर है कि आर्कटिक में नॉर्वे और रूस के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा और आर्कटिक में कच्चे तेल और नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार है जिस पर दशकों से रूस की नजर है। और माना जा रहा है कि अब रूस ताकत के दम पर आर्कटिक पर कब्जा करने की कोशिश में लगा है। नॉर्वे का आरोप है कि आर्कटिक में उसके कब्जे वाले कुछ टापुओं के पास रूस की फौज की हलचल देखी जा रही है। यहां तक कि वहां पहुंचने वाली फाइबर ऑप्टिक तारें भी काटी गई हैं जिनके जरिए इंटरनेट पहुंच सकता है। सबसे ताजा विवाद स्वॉलबर्ड नाम के एक टापू से जुड़ा है। इस टापू पर नॉर्वे का एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है जहां से आर्कटिक में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। तारें काटे जाने की घटना पहली बार नहीं हुई है, बल्कि आर्कटिक में इस तरह की शरारत पिछले 2 साल में 5वीं बार होने की खबर है। इससे पहले नॉर्वे से ब्रिटेन तक पहुंचने वाली गैस पाइपलाइन पर भी बड़ा खतरा बताया गया था। हालांकि गैस पाइपलाइन अब तक सुरक्षित है, जबकि खुलकर नॉर्वे ने तारें काटे जाने की घटना में भी रूस का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि ये काम रूस की फौज आसानी से कर सकती है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ना तय है। लेकिन इस तनाव का बढ़ना पूरे यूरोप में हड़कंप की वजह है, क्योंकि नॉर्वे नेटो का सदस्य है। अगर नॉर्वे पर मुसीबत आई तो रूस का मुकाबला नेटो से होगा। तकरीबन पूरा यूरोप जंग में शामिल हो जाएगा, यानी नौबत विश्व युद्ध तक की आ जाएगी। आर्कटिक में रूस की ताकत का बढ़ना हमेशा से अमेरिका के लिए खतरे की घंटी रहा है। अगर आर्कटिक में दबे तेल और गैस पर रूस का कब्जा हो गया तो रूस के हाथ बहुत बड़ी ताकत आ जाएगी। इसीलिए अमेरिका हमेशा से फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों की मदद करता रहा है। आर्कटिक में इन देशों के रिसर्च से जुड़े प्रोजेक्ट में अमेरिका भी भारी निवेश करता रहा है। मतलब ये कि आर्कटिक में होने वाली किसी भी हलचल से अमेरिका अलग नहीं है। यही वजह है कि आर्कटिक में रूस की बढ़ती ताकत जंग की वजह बन सकती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मोटरसाइकिल की चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। वीडियो में सफेद रंग की शर्ट पहना हुआ आदमी दिखा जिसने चेहरे को रुमाल से ढक रखा था। वो आराम से एक मोटरसाइकिल के पास पहुंचा और फिर उस पर बैठ गया, मानो जैसे ये मोटरसाइकिल उसी की हो। इसके बाद फिर से वो अपना चेहरा ढकने के लिए रुमाल को ठीक करता दिखा, लेकिन इस बार रुमाल ने उसे धोखा दे दिया और उसके चेहरे से रुमाल खिसक गया। लेकिन फिर भी वो लगातार अपना चेहरा ढकने की कोशिश करता रहा, जिससे कोई उसे पहचान ना सके, और फिर मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया और वहाँ से चला गया। मोटरसाइकिल चोरी की ये वारदात वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है और अब पुलिस चोरी करने वाले आदमी की तलाश में जुटी है। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक बड़ा हादसा हो गया। नेशनल हाईवे पर बेकाबू ट्रक पलट गया जिसमें भीषण आग लग गई। ट्रक में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी फैल गई। नेशनल हाईवे पर ट्रक धू-धू कर जलने लगा। इस दौरान हाईवे पर आ रहे वाहन रुक गए, जिससे जैम भी लग गया। वहीं आसपास के लोग आग पर काबू पाने में जुटे रहे। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं इस दौरान ट्रक के ड्राइवर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। बताया गया कि बैतूल भोपाल नेशनल हाईवे पर ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था, तभी अचानक से ट्रक का टायर फट गया। जैसे ही ट्रक पलटा उसमें आग लग गई। फिलहाल पुलिस अब ट्रक के ड्राइवर की तलाश में जुट गई है।
उधर परमाणु हमले की आशंका के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खास प्लेन के परीक्षण ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी। पश्चिमी मीडिया पहले ही आशंका जता चुका है कि यूक्रेन में कई मोर्चों पर हार से बौखलाए पुतिन कभी भी परमाणु बम का बटन दबा सकते हैं। और इस आशंका के बीच पुतिन के खास प्लेन इल्यूशन IL-86 की एंट्री से दुनिया दहशत में आ गई, जिसे दुनिया मैक्स डोम नाम से जानती है। और कहा जाता है कि अगर परमाणु जंग छिड़ी तो पुतिन का ठिकाना यही प्लेन होगा। ऐसा प्लेन जिसमें एक भी खिड़की नहीं है, ताकि न्यूक्लियर रेडिएशन भी प्लेन के अंदर बैठे लोगों का बाल भी बांका ना कर सके। इसीलिए इसे फ्लाइंग क्रेमलिन यानी रूस के राष्ट्रपति का हवा में उड़ता दफ्तर भी माना जाता है। और ये प्लेन एक बार फिर सुर्खियों में है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के मीडिया ने दावा किया कि पिछले दिनों उसकी सेना ने इस प्लेन से समंदर की गहराई में मौजूद अपनी परमाणु पनडुब्बियों तक सिग्नल भेजने का टेस्ट किया। और दावा किया गया कि परीक्षण के दौरान हर बार प्लेन से भेजे गए संदेश सही तरीके से अलग अलग सबमरीन तक पहुंचे। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर परमाणु जंग छिड़ी तो इसी प्लेन से पुतिन परमाणु मिसाइल दागने का आदेश देंगे, जिसके लिए सोवियत संघ के दौर में तैयार किए गए इस विमान को आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस किया गया, जिसकी कीमत करीब 72 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 6000 करोड़ है। दावा है कि पुतिन के इस उड़ते किले की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथ ही ये भारी भरकम विमान 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और इसी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए इसे ज्यादा वक्त भी नहीं लगता, क्योंकि ये 1 मिनट में 3000 फीट ऊपर तक जाने की ताकत रखता है। साथ ही ये विमान एक बार में 4000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। और रूस ने ऐसे वक्त में पुतिन के इस उड़ते किले की टेस्टिंग की है जब खैरसोन में बाजी पलटने से बौखलाए पुतिन के बदले की आग यूक्रेन के कई शहरों में मिसाइल बनकर बरस रही है। और पश्चिमी मीडिया दावा कर चुका है कि खैरसोन के बाद जेलेंस्की की नजर क्राइमिया पर टिक गई है, जहां 2014 से पुतिन का कब्जा है। ऐसे में माना जा रहा है कि क्राइमिया उनके हाथ से निकला तो परमाणु तबाही मच जाएगी, क्योंकि क्राइमिया को बचाने के लिए पुतिन अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे और वो यूक्रेन पर परमाणु हमला करने से भी नहीं हिचकेंगे। मैक्स डोम की टेस्टिंग भी ऐसा ही संदेश हो सकती है, जिसके जरिए रूस ने ये बताने की कोशिश की कि वो परमाणु जंग के लिए तैयार है। इस बीच दावा किया गया कि पुतिन को इस बात का डर है कि अगर उन्होंने रूस छोड़ा तो उनका लौटना मुश्किल हो जाएगा। ये दावा रूस के एक पत्रकार ने किया, जिनके मुताबिक पुतिन इस खौफ में है कि अगर उन्होंने रूस से एक कदम भी बाहर रखा तो उनकी जगह किसी और को रूस की सत्ता सौंप दी जाएगी। यानी इस तख्ता पलट के बाद पुतिन कभी वापस रूस नहीं आ पाएंगे। There is a possibility he will not return. रूसी पत्रकार मिखाइल जिगर ने दावा किया कि कुर्सी जाने के डर से पुतिन एक बंकर में छिपकर बैठे हैं और वहीं से जंग की रणनीति बना रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने करीबी जनरल और सरकार के मंत्रियों को भी आसपास ही रुकने के आदेश दिए हैं, ताकि कोई भी उनके खिलाफ साजिश न रच पाए। He is very cautious about the alliances. आरोप है कि जंग में लगातार मजबूत होती यूक्रेन की सेना ने कई इलाकों से रूस को खदेड़ दिया है, जिसकी वजह से पुतिन के खिलाफ रूस में विद्रोह की आवाजें उठने लगी हैं। आरोप है कि इसी वजह से पुतिन विरोधियों से बचने के लिए एक बंकर में जा छिपे और वहीं से अपनी सेना को आगे बढ़ने के आदेश दे रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव पर टिकट बेचने के आरोप लगाए हैं। इस वीडियो में कुछ कार्यकर्ता विधायक गुलाब सिंह यादव के साथ मारपीट करते दिखाई दिए। बीजेपी का दावा है कि टिकट बेचने के आरोप में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक गुलाब सिंह यादव को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसका वीडियो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया। तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर पिटाई का आरोप है और बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि ये पिटाई आप विधायक की जो की गई वो इस मामले को लेकर की गई, क्योंकि टिकट बेचने का उन पर आरोप है। बीजेपी ने ये बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी के विधायक पर लगाया, वीडियो जारी करते हुए तमाम सवाल खड़े किए। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने दावा किया है कि सत्येंद्र जैन को मसाज देने वाला रेप का आरोपी है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला के ट्वीट में यह दावा किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आपको याद होगा बीजेपी की तरफ से हमला बोला गया था इससे पहले भी और कुछ वीडियोस सामने आए थे तिहाड़ जेल के अंदर से, जिसको लेकर कई सवाल उठे थे और आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई दी गई थी इस मामले को लेकर। लेकिन अब इसमें यह बात सामने आई है, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक ट्वीट करते हुए बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि सत्येंद्र जैन को जो व्यक्ति मसाज दे रहा है वो दरअसल रेप का आरोपी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। ये तस्वीरें तिहाड़ जेल के अंदर की वायरल हुई थी।
ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेंगे हमारे सहयोगी दीपक मिश्र का। दीपक, एक बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी के ऊपर, जो सफाई आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई थी कि वो फिजियोथेरेपी ले रहे हैं, ऐसे में क्या होगा इसके बाद? देखिए, बिल्कुल बड़ा संगीन आरोप है और जिस तरह से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसके बाद आज दिल्ली बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं, तो एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी के पूर्व जेल मंत्री के खिलाफ, क्योंकि उनका कहना है कि सत्येंद्र जैन की जो मालिश कर रहे हैं वो कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है बल्कि एक रेप का आरोपी है। और इस तरह का एलिगेशन और इस तरह का आरोप लगाकर ये ट्वीट किया गया है कि वो पॉक्सो एक्ट का आरोपी है और उससे यहाँ पर ये मसाज करवाई जा रही है। हालांकि जेल प्रशासन का इस तरफ से अभी तक कोई वक्तव्य, कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, अब उसके बाद ये साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब जो राजनीति है वो काफी दूसरी तरह की अब सामने आ रही है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार बीजेपी हमलावर रही है और यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए कि सुबह सुबह आकर शहजाद पूनावाला ने जो जानकारी देते हुए आरोपी जो रेप का है उसके ऊपर ये एलिगेशन लगाते हुए कहा है कि वो एक मालिश कर रहा था। दीपक, मैं आपके पास लौटूंगी। शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा है, जरा दर्शकों को ये भी सुनवाते हैं। जिसको फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, वो रेपिस्ट है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो तिहाड़ में पॉक्सो एक्ट के तहत और 376 आईपीसी के तहत रेप के मामले के तहत एक अक्यूज्ड है, एक उसके ऊपर गंभीर आरोप है। और ऐसे व्यक्ति से मालिश करवाने को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कह रहे थे ये फिजियोथेरेपी है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी ने पहले ही बताया था कि ये कोई फिजियोथेरेपी नहीं, ये तो तेल से की जा रही मालिश चंपी है, सिर की, पैर की। मतलब कि सत्येंद्र जैन जो 5 महीने से जेल में, जिनको बेल नहीं मिली, जिनको राहत नहीं मिली, उनको वीवीआईपी मालिश दे रहे थे। वो भी रेप अक्यूज जो लोग हैं, बच्चों के रेप में अक्यूज लोग, उनसे मालिश दिलवा रहे थे, उनको वसूली करने का पूरा मौका मिल रहा था और फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार उन्हें डिफेंड कर रही थी। आज सवाल यह बनता है कि क्या अरविंद केजरीवाल माफी मांगेंगे? उन्होंने जिस प्रकार का झूठ बोला है, ये फिजियोथेरेपी नहीं, ये दरअसल करप्शन थेरेपी थी और करप्शन थेरेपी के नाम पर उनको बचाया जा रहा है, उनको वसूली करने दी जा रही है, उन्हें वीवीआईपी सेवाएं मिल रही है। दिल्ली लंदन तो बनी नहीं, परंतु तिहाड़ में थाईलैंड इन्होंने शुरू कर दिया है। थाईलैंड जैसी सेवाएं वो भी रेप अक्यूज दे रहे हैं। और इस वक्त खुद बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शहजाद जी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप इन तस्वीरों के जरिए कि जो फिजियोथेरेपी जो व्यक्ति दे रहा है वो दरअसल रेप का आरोपी है। जी मैडम, वो बिंकू नाम का व्यक्ति है, उस पर पॉक्सो एक्ट लगा है, उस पर 376 लगा है। आप ही के जो मीडिया के लोग हैं बहुत इंटेंटली इसको कवर करते हैं, उनके पास से जानकारी पुख्ता रूप से मिल चुकी है और उन्होंने अपने चैनलों पर इसको अपने चैनल पर ब्रेक की है। तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल एक रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे। कल उन्होंने बोला था सिसोदिया जी फिजियोथेरेपिस्ट रेपिस्ट को बता रहे थे। आप कल्पना कीजिए कि जो फिजियोथेरेपी होता है उसमें एक मेडिकल साइंस होता है, उसमें प्रोफेशनल लोग करते हैं फिजियोथेरेपी, कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं करता, उसको एक ट्रेनिंग होती है। परंतु एक रेप अक्यूज से मालिश करवाते हैं, चंपी करवाते हैं, वीवीआईपी सेवाएं लेते हैं और फिर उसको डिफेंड करते हैं। आज 3 सवाल निर्माण होते हैं। पहला कि क्या 5 महीने से जो जेल में सत्येंद्र जैन, उन पर कार्रवाई करने के बदले, उन पर इस्तीफा लेने के बदले उन्हें वसूली और मालिश देने के लिए वहां पर मौका दिया गया है। दूसरा ये सवाल पैदा होता है कि कल जो आपने फिजियोथेरेपी के नाम पर बताया, ये तो फिजियोथेरेपी है नहीं, तो आप क्यों झूठ बोलकर बचाव कर देते हैं? और वो भी एक रेपिस्ट का और सत्येंद्र जैन के कारनामों का। तीसरी बात, क्या डील हुई होगी? सोचिए, सुकेश से 10 करोड़ मिले प्रोटेक्शन मनी के लिए, अब ये रेपिस्ट से मसाज ले रहे हैं, तो रेपिस्ट से क्या डील की गई होगी? इसका भी जवाब देना होगा। ये 3 महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब देना होगा। और आज तिहाड़ में जो भी चल रहा है वो आपके सामने है। बच्चों ठीक है शहजाद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात सामने रखने के लिए। तो आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सवालों के घेरे में नजर आ रही है।